हाँ जी, अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, एक क्वेश्चन नंबर 5 को देखें जरा, इसका रिजल्ट 5%, मतलब ओवरऑल 54% रिजल्ट आया। तकरीबन हर क्वेश्चन का रिजल्ट बेहतर था सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के। और इंटरेस्टिंग बात, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज्यादा आसान था। रिस्क मैनेजमेंट का ये सवाल था, ऑप्शन से रिलेटेड, उसमें 3 चीज, फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ऑप्शन कोई करके नहीं जाता, मतलब वो इतना आसान है कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और पेपर में सवाल आ गया 8 नंबर का, 8 या 10 नंबर, 10 नंबर का शायद सवाल था, 10 नंबर का सवाल लगे और सिर्फ 5% लोग पास हो सके उसमें। ये उसके मुश्किल होने की वजह नहीं है, ये उसके ज्यादा आसान होने की वजह है। जैसे हमने नॉर्मल समझते हैं कि जैसे सवाल कहते हैं ये तो पेपर में नहीं आएगा, बाकी हम कर लेते हैं। वो जो मुश्किल मुश्किल चीजें लोगों ने कर ली और ऑप्शन को अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये लेक्चर भी तकरीबन एक दिन में होता है और उसी दिन इसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। एक दफा पहले भी पेपर में सवाल आया हुआ था और इस दफा उसने सवाल दिया, तो सिर्फ 5% लोग पास हुए। और बाकी जो वर्स रिजल्ट है वो ये है, वर्स रिजल्ट भी 33% है। ये है बजटिंग का सवाल, कि बजटिंग का जो सवाल और आया भी तो वो सिनीमैक्स वाला सवाल आया था पेपर, उसी तरह से रिलेट। ये सिर्फ उन लोगों का गलत हुआ जो करके ही नहीं गए थे वो सवाल, मतलब वो पेपर में एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बाकी ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं। दो वजह से ये सवाल नहीं पूरा हुआ, एक टाइम शॉर्ट की वजह से कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं मिला, और दूसरा यह है कि जो वो सवाल छोड़ के चले गए थे कि अच्छा ये कौन सा आना है पेपर में, बाकी कर लेते हैं। तो इसके अलावा आप देखें, पहला सवाल एमसीक्यूज का 85% बच्चों के मार्क्स आए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 ये थ्योरी की था, 46% बच्चे पास हैं, 39, 36, 69, ये अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, 80% तक ये सवाल ठीक होते हैं। और ये जो ये सवाल है ना, ये वो है 70 और 80% वाले। एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एनपीवी फाइंड करना होता है, और एक है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वाला सवाल। और इस दफा मुझे लगता है उसने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वाले सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करनी है, ये सवाल आसान आएगा। इसमें से पहले रिजल्ट बड़ा अच्छा आता था पहले बार, इस दफा सिर्फ इसलिए बुरा आया है कि, और ये 5% लोग अगर ये रिजल्ट होता तो ये भी रिजल्ट मुझे लगता 70-80% पे पहुंच जाना था, क्योंकि ज्यादा जो भी बच्चे 40 to 50 की रेंज में फेल हुए हैं वो तो इसी पे सवाल की वजह से फेल हुए हैं ना। 95% बच्चे नहीं पास हुए इस पेपर, इस सवाल के अंदर। जो हमारा ये सवाल है ना, ये मेरे ख्याल में तीसरा सवाल था, हाँ ये तीसरा सवाल। ये इसके दो ही उसने पॉइंट्स बताए हैं। कहता है एग्जामिनी स्ट्रगल टू अप्लाई ट्रिपल ए मॉडल इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। क्या मतलब इसका? सीक्वेंस का मसला था बच्चों, यानी जो फेल हुए हैं ये उनकी बात कर, और ये तकरीबन 39% बच्चे इसमें पास हुए हैं। वो कहता है जो फेल हुए हैं ना उनमें सबसे ज्यादा मसला क्या था स्ट्रक्चर्ड मैनर का, कि उसने ये नहीं, वो सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा कि पहला स्टेप है जी एस्टैब्लिश द फैक्ट्स, दूसरा है आइडेंटिफाई करो एथिकल इशू, फिर उसके नॉर्म्स, यानी उसका मैच नॉर्म्स, वैल्यू और प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन का, और फिर उसको मैच करो ऑप्शंस के साथ, और फिर और उसके बाद एक बात याद रखना है कि अभी हम सोल्यूशन भी मैं इसका आपको दिखाता हूं, कि आप लोगों ने ना जब भी इशू डिस्कस करना है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल में से किसी ना किसी का नाम जरूर लिखना है। वो 5 प्रिंसिपल कौन से है भला? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी। इन 5 में अगर आपको नहीं कुछ भी नहीं लग रहा, ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी लिख दिया करो, वो तो होता ही होता है। बिजनेस के इश्यूज के अंदर ना ऑब्जेक्टिविटी तो हर हाल में होता है और थोड़ा सा इंटेग्रिटी भी होता है। बाकी 3 के अंदर ना वो खुद ही पता चल जाता है, कोई चीज छुपानी है नहीं बतानी तो कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपने अपना प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना है, ये जहां पर आपके नॉलेज वगैरह का इशू है तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और अगर आपके किसी बिहेवियर का इशू है कि आप ऐसा बिहेवियर शो करें कि आप अपना प्रोफेशनल लगे, तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, आगे कहते हैं अ कॉमन इशू वाज अ फेलियर टू एड्रेस ऑल 7 स्टेप मॉडल। लो जी, वो कहते हैं सबसे बड़ा कॉमन इशू जो है ना, 7 स्टेप याद ही नहीं थे किसी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहले कभी पेपर में आया ही नहीं था ना,
वो 5 क्वेश्चन वाला आया था टक्कर मॉडल, वो 5 क्वेश्चन है, वो याद करके चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं ऑफन ओमिटिंग की स्टेप सच एज अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कहते कोर्स ऑफ एक्शन तो लिखा लेकिन क्या लिखना था, अल्टरनेटिव, हर पॉसिबल एक्शन, और हमने तो उसको रटल गया ना, यस 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 नो नो यस नो नो, फिर इस हिसाब से वो 4 ऑप्शन तो बनती हैं। फिर वो कहता है मैचिंग नॉर्म, फिर कहता है कि फिर उसको मैच नहीं किया कि किस प्रिंसिपल नॉर्म्स या वैल्यूज में प्रॉब्लम आएगा उस एक्शन की वजह से। फिर आगे कहता है एग्जामिनीज लैक्ड क्लैरिटी एंड कोहेरेंस विद इश्यूज आर कंसिडरेशन फ्रॉम वन स्टेप बीइंग मिसप्लेड अंडर एन अदर, और वही एक्शन के, एक एक्शन के बदले दूसरा क्या, यानी कौन सी चीज हिट होगी, मतलब अगर वो एक एक्शन अपनाता है तो उसकी वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हमने कहा था कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है सीएफओ का तो जॉब सिक्योर है, लेकिन प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ये जॉब तो सिक्योर हो गई, प्रोफेशनल बिहेवियर में मसला आ गया, उसकी गुडविल में मसला आ गया, ये चीजें वो कहता है इसमें भी इशू था। दिस मिक्सिंग ऑफ आइडियाज डिल्यूटेड द लॉजिकल फ्लो एंड अंडरमाइंड द ओवरऑल एथिकल रीजनिंग। ये 2 ही पॉइंट उसने बताए इसके बारे में, और मैं इसका सॉल्यूशन अगर आपके साथ डिस्कस करूं, क्वेश्चन सबने पढ़ा है या किसी बंदे ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा? क्वेश्चन तो वही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो सवाल वही बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी अगर हम देख लें, ये मुझे लगता है क्वेश्चन है, हाँ जी ये क्वेश्चन पेपर क्या 10 नंबर का ये सवाल था, कहता है ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करना है, और सारा सवाल ऑलमोस्ट वही था, कहता है कि GGO अ ग्लोबल लीडर इन पाम ऑयल प्रोडक्शन, वहां पर क्या था, फर्नीचर बना रहा था, यहां पर पाम ऑयल प्रोडक्शन, क्लेम टू प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि भाई हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट कर रहे हैं। However, an investigative report reveals issues such as deforestation, वही प्रॉब्लम है इसका भी, habitat destruction, forced relocation of indigenous communities due to operation, कहता है कि वहां पहली बात तो ये है कि वहां के लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां के जानवरों को मसला आ रहा है, वहां पर जो भी इशू आते हैं एक जंगलात काटने से वो मसला आ रहा है, बस यहां पर एक टेम्परेचर वाला इशू नहीं लिखा हुआ। ड्यू टू GG ऑपरेशन indigenous communities have lost access to vital resources including clean water, कहते हैं उस कम्युनिटी को ना साफ पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, और ना मेडिसिनल प्लांट का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट जिससे वो सेहत अच्छी हो जाती है बंदे की, कहते हैं उसका भी इशू आ रहा है। GG has also been accused of suppressing dissent through legal intimidation and manipulation, कहता है कि वो GG कंपनी क्या कर रही है, वो लीगल एक्शन के जरिए या उन्हें प्रेशराइज कर रही है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि लोग, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोग केस कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर डाल के ना लोगों को चुप करवा रहे हैं। इशू तो है, डिफॉरेस्टेशन वाला बजाते खुद इशू है, फिर वो लीगल एक्शन भी नहीं लेने दे रहे, ये भी एक इशू है। कहता है सदफ कंवल हु हैज रिसेंटली हायर्ड एज एन असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर ऑन 6 month प्रोबेशन, क्या मतलब है तो 6 month प्रोबेशन कि 6 महीने तक आपको पक्का नहीं करेंगे, 6 महीने अगर आप जाना चाहे तो चले जाएं, उसके बाद आपको पक्का कर दें। जैसे हमारे ना 2 महीने प्रोबेशन होते हैं आर्टिकल करने के, 2 महीनों में हम मूव कर सकते हैं, हाँ 2 महीने के बाद वो ऑफिशियल तो ये बनता है कि वो पिछले 2 महीने की डेट पे हमें रजिस्टर्ड करें। आई कैप अलाउ करता है हमें अगर 90 डेज प्रीवियस डेट डालने के लिए, जब भी वो यानी करते हैं ना आई कैप के लिए कि जी इस बंदे को रजिस्टर्ड करो, तो वो 90 दिन बैक डेट डाल सकते हैं। तो 2 महीने का ऑफिशियल प्रोबेशन पीरियड है जो आई कैप ने अलाउ किया हुआ है कि 2 महीने आप इनको रजिस्टर्ड ना करें। फिर फर्म वाले ज्यादातर क्या करते हैं कि 2 महीने बाद की डेट डाल देते हैं। ऑफिशियल आई कैप क्या कहता है कि हमारा टाइम जाया ना हो, जिस दिन हमने ज्वाइनिंग दी उसी दिन से रजिस्ट्रेशन की डेट डलती है और डलनी चाहिए।
लेकिन उनका एक अपना सीक्वेंस होता है, कुछ लोग डाल देते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते वोट वाली डेट। अब वो कहते हैं कि 2 महीने बाद फिर हम पक्के हो जाते हैं, फिर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ये प्रोहिबिशन पीरियड होता क्यों है? क्योंकि हो सकता है बच्चों को किसी और फॉर्म से कॉल आ जाए, अच्छी फॉर्म से कॉल आ जाए, या हमें कोई मसला आ रहा उस फॉर्म से, तो 2 महीने हम अगर मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद भी ऑप्शन होती है, लेकिन वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं होती, वो एनओसी लेना पड़ता है। तो फिर वो हमारे एक कैरियर के ऊपर एक दाग लग जाता है कि जनाब ये एक फॉर्म से दूसरी जगह फॉर्म पर क्यों मूव हो रहा है। और वहां पर ये भी प्रॉब्लम आता है कि एनओसी केस जो होते हैं ना, वो जिस फॉर्म में हम होते हैं ना, उससे नीचे वाली फॉर्म में हमें फिर जगह मिलती है, उससे ऊपर वाली फॉर्म में जगह नहीं मिलती। ये भी एक प्रॉब्लम आता है। वो कहते हैं जनाब हैज बीन टास्क्ड वेरीफाइंग जीजी सस्टेनेबल पाम ऑयल सोर्सिंग। कहता है जी वेरीफाई करो। ड्यूरिंग हर वेरिफिकेशन शी अनकवर्ड डिस्क्रिपेंसी इन सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन। लो जी पहला मसला, नो एविडेंस ऑफ कन्वर्सेशन एफर्ट्स। कहता है भाई सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन में इश्यू, ऊपर वाला तो कह रहा है कि हम माहौल का ख्याल रखते हैं, सस्टेनेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। When raising these concerns, the CFO dismisses them by saying, "Oh, these are just company standard practice." ये dismisses का मतलब ये नहीं है कि उसको dismiss कर दिया है। dismisses का मतलब है कहना छोड़ तू, आपको क्या पता, ये वाली बात है, तो छोड़ इसको, ये तो कंपनी में ये प्रैक्टिस ही ऐसी चलती है, आपको क्या पता, आप तो अब नए नए आए हो। डोंट वरी अबाउट दैम, कोई परेशानी लेने की जरूरत है, मतलब वो आई वो कहने लगी है कि ये देखें यहाँ पर तो सही तरह वेरिफिकेशन नहीं हो रही, ना ये सर्टिफिकेट ले चुके हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन हमारे ऊपर हो रही है, मैंने रिपोर्ट जमा करवानी है। तो सीएफओ भाई साहब क्या कह रहे हैं, छोड़े इसको, ये तो होता ही है, परेशान ना हो। However, seeing your dedication to work, अगर आपने अच्छा काम किया, I will surely recommend a salary measure upon them a successful completion of your probation period। अच्छा आप अपना काम करें, 6 महीने आप अच्छा काम करेंगे ना, तो मैं आपको एक हैंडसम सैलरी ऑफर करवा दूंगा। ये भी अनएथिकल हो गया। अब सीएफओ को क्या लगता है कि आप वो काम कर रहे हैं, आपकी वो डेडिकेशन तभी आपको याद आई है जब कोई मसला इश्यू हुआ, मसला रेज हुआ। लेकिन इसके अंदर ना बुक के हिसाब से थोड़ा उल्टा जवाब दिया हुआ है। इसके अंदर वही जवाब दिया हुआ है कि उसको इनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, और उसको अपना ऑफिशियल जो जवाब है वही, जो फाइंडिंग्स हैं वही दे देनी चाहिए, ताकि वो जो एनवायरमेंटल इशू है वो भी खत्म हो जाए और कंपनी की रिप्यूट भी बेहतर हो जाए। कहते हैं अप्लाई 7 स्टेप मेकिंग डिसीजन आउटलाइन इन दिस एड्रेसिंग एथिकल कंसर्न। अब जरा इसका सॉल्यूशन पे आए। सबसे पहला आप देखें, ये मेन चीज है, आईकैप क्या कह रहा है कि सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए, मैनर में लिखे हो। सबसे पहले क्या करना है, एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। सबसे पहले फैक्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ये एक फैक्ट है। मैंने आपको क्या कहा था, ये सारा कहां से मिलेगा आपको, क्वेश्चन से। फिर वो कहता है इंटरनल ऑडिटर हैज डिस्कवर्ड डिस्क्रिपेंसी इन द सस्टेनेबल एनिमल एविडेंस कन्वर्सेशन एफर्ट। सीएफओ कह रहा है कि वो सारी फाइंडिंग को इग्नोर कर रहा है, और उसे कह रहा है कि भाई आपको जॉब में ऑब्जेक्टिविटी हिट कर रहा है। मतलब क्या है कि उसको ऑफर करवा रहा है, इसे क्या, ये ऑब्जेक्टिविटी का कौन सा पॉइंट है भला, सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन है। ये उसको इन्फोर्स कर रहा है कि भाई आपको आप अच्छा काम करेंगी ना तो आपको अच्छी सैलरी, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ ये मुझे लगता है कि वो ना सीएफओ का प्रेशर ही है ना, जब बॉस होता है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, वो इंटिमिडेशन होता है। ज्यादा ऑडिट वाले आप लोग, आप बेहतर जानते हो। मैं यही पूछना चाह रहा था, यहाँ पे ऑडिट वाला जॉब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखना आपको ऑडिट की बातें भी नजर आएंगी। वो कहते हैं आइडेंटिफाई द एथिकल इशू। दूसरा एथिकल इशू क्या है, अब आप देखिए सबसे पहला एथिकल इशू है, क्योंकि ये आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जीजी ऑपरेशंस कंट्राडिक्ट इट्स क्लेम। ये बजाते खुद एक इशू है कि वो जो क्लेम कर रहा है उसके उलट काम कर रहा है, मतलब जो दावा कर रहा है वो एक सोशल इशू है ये। आगे वो कहते हैं अटेम्प्ट, सीएफओ अटेम्प्ट इन्फ्लुएंस, क्या लिखा हुआ है, एआईज ऑब्जेक्टिविटी थ्रू द ऑफर ऑफ द बेनिफिट। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्टिविटी
और इंटेग्रिटी। कुछ ना समझ लग जाए तो ऑब्जेक्टिविटी, और अगर ज्यादा लिखना है तो इंटेग्रिटी भी ऐड कर दो। और उसके बाद एक प्रोफेशनल बिहेवियर तीसरा आता है। जो बाकी दो है ना वो साफ सुथरे होते हैं, अगर हो तो पता होता है, ना हो तो वो भी पता होते हैं। आगे, निग्लेक्ट द इंडिजीनियस कम्युनिटीज राइट्स एंड एनवायरमेंटल। ये एनवायरमेंटल इशू है, ये जरूरी नहीं है कि डिग्रेडेशन आप लिखें या ये वर्डिंग प्रॉपर वहां पर प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है। डिफॉरेस्टेशन क्रिएट द एनवायरमेंटल इशू फॉर द सोसाइटी, बस इतना ही काफी है। डिफॉरेस्टेशन क्रिएट द एनवायरमेंटल इशू फॉर द सोसाइटी। अब ये वाली चीज आपकी ऑडिट वाली है। अगर पेपर में आवे ऐसे तो अब चांसेस कम है, लेकिन अगर जब भी पेपर में आए ना, ये जो आपका एथिकल इशू रेज की है ना, वो कौन से प्रिंसिपल है जो हिट हो रहे हैं। वो कहता है AIA, नाम भी उसने वही इस्तेमाल किया, इंटरनल ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनलिज्म इन हर ऑडिट। कि उसने इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी शो करनी है, ना कि उसने उसके वो प्रेशर लेना है CFO का। फिर CFO की ड्यूटी क्या है? इंश्योर एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, और क्या करे? सम प्रोफेशनल बिहेवियर। CFO को क्या शो करना चाहिए? उसे ये करने की बजाय उसे प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना चाहिए कि भाई जो फाइंडिंग्स है ना उसको आप सही सही रिपोर्ट करो। फिर कंपनी की ऑब्लिगेशन क्या है? अपहोल्ड एनवायरमेंटल एंड सोशल कमिटमेंट, पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, इसके अंदर 3 लोग होते हैं। एक जो बंदा रिपोर्ट पेश कर रहा है, इसमें है सदफ। एक बंदा जो उसका सीनियर है, इसमें है CFO, और एक कंपनी बजाते खुद। आपने इन तीनों के इशू लिखने हैं। ये जो सदफ के इशू है ना, ये ऑब्जेक्टिविटी ज्यादातर, मैं ज्यादातर बात करूं, ओवरऑल नहीं। और उसके बाद क्या हो सकता है? इंटेग्रिटी। ये 2 इशू इसके होंगे। CFO साहब का ज्यादातर प्रोफेशनल बिहेवियर, क्योंकि इसने उसको प्रेशराइज करना है ना, तो उसको कहना है भाई थोड़ा प्रोफेशनल बन, बंदा बन, ठीक है। और कंपनी का क्या होता है? CR, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। CR से मुराद क्या है? कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यहां पर जो ज्यादातर वर्डिंग वो इस्तेमाल करता है ना, यहां पर देखें, एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल सोशल कमिटमेंट, मतलब ये सोसाइटी की, कंपनी का सोसाइटी के हिसाब से उसमें एनवायरमेंटल सोशल इशू और कॉर्पोरेट बिहेवियर या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं? पहला, एक बिजनेस को सोसाइटी की किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है आपको? सबसे पहले एनवायरमेंटल इशू को मेंटेन रखना। इशू को मेंटेन नहीं रखना, उसको हल करने को मेंटेन रखना। मतलब जैसे कि अगर आपको लगता है कि एक कंपनी के धुएं से एनवायरमेंट खराब होता है, तो कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें जिससे वो चीज खत्म हो। पानी खराब होता है तो पानी में कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करें। और इंटरेस्टिंग बात, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आप वहां स्कूल या हॉस्पिटल बनवाएं। आपको पता है कुछ कंपनीज ने ना अपने नाम के स्कूल से हॉस्पिटल बनवाए होते हैं। जैसे गार्ड ग्रुप को कोई जानता है? एक गार्ड ग्रुप है पाकिस्तान, यहां पर ये फिल्टर बनाने की कंपनी है। चले जब ऑडिट में जाओगे पता चल जाएगा, ये बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का। इन्होंने ना, एक बख्तावर हॉस्पिटल है, ये वादल रोड के ऊपर है, क्रीम मार्केट से थोड़ा आगे जाए, और एक ये रेवन रोड के ऊपर है। तो यहां पर भी उनका एक वो गार्ड ग्रुप का वो वेयर हाउस यहां पर भी है, और मेन उनका कंपनी वहां पर है। वैसे और भी काम करते हैं, मेन उनका ये गाड़ियों के अंदर और ट्रकों के अंदर जो फिल्टर इस्तेमाल होते हैं ना, ये वो बनाते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। तो ये इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आप ना लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। कहते हैं हमने स्कूल बनवाए हुए हैं, या हम जैसे आजकल KFC में वो कहते हैं जी एक छक्का मारोगे तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना पार्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो वो इसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो जनाब ये वाला तो तीसरा पॉइंट तो मैंने आपको एक तरह का रटा लग गया ना। उसकी अपनी क्या बात होगी? ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी। जो सीनियर होगा उसका प्रोफेशनल बिहेवियर, और कंपनी बजाते खुद होगी
उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें सोशल इशू और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम लिख दें। अल्टरनेटिव एक्शन तो वही है, वो कहता है एक्सेप्ट सीएफओ की फेवर और ओवरलुक डिस्क्रिपेंसी। ये वाला कौन सा है? एक्सेप्ट भी कर ले और ओवरलुक भी कर दे। दूसरा एक्सेप्ट भी कर ले और फाइंडिंग रिपोर्ट में लिख भी दे, यानी वो कहेगा ठीक है सीएफओ की बात मान भी ले, ठीक है वो सैलरी वाली बात, और रिपोर्ट में भी लिख दे। लेकिन ये बात मुझे नहीं हजम हुई। ये आईकैप का सोल्यूशन है, उसने तो कहा 6 महीने बाद आपको रिकमेंड करूंगा। तो अगर आपने रिपोर्ट पहले दे दी, ये तो वो होता ना कि अच्छा मैं आपको ये पैसे दे दूं, जैसे उन्होंने कहा था जी वो ले लो 50% के ऊपर। तो ये उन्होंने ऐसे रटा लगाया, सवाल ना करोड़ करोड़ के ना पेश करने की कोशिश की है। फिर रिफ्यूज और नो फर्दर एक्शन, मतलब ओवरलुक, रिफ्यूज द फेवर, डिस्क्लोज द फाइंडिंग। सबसे ओवरऑल बेस्ट यही है कि उसको अपने काम से काम रखना चाहिए, और सारी जो फाइंडिंग्स हैं जो जो आ रही हैं, इससे क्या फायदा क्या होना है? एक उसकी गुडविल अच्छी हो जाएगी, दूसरा इसका नुकसान भी लिखेंगे, गुडविल अच्छी हो जाएगी। दूसरा यह है कि कंपनी को ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये देखो आने वाले दिन ना एनवायरमेंटल इशू पे आएंगे, जिस कंपनी ने थोड़ा सा एनवायरमेंटल इशू करना है उसको सीज कर दिया जाएगा और परमानेंट सीज कर दिया जाएगा। क्योंकि लोगों ने जब मरना शुरू कर देना है तो हम कमाते क्यों है? फिर जीने के लिए तो कमाते हैं। तो जब हमारे काम ही हमारे लिए मौत का सबब बनना शुरू कर देंगे तो लोगों ने फिर इस चीज को, आपको पता है ये CSR है और CR पढ़ा जाता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट पेश होती है और आपके सिलेबस में भी है। ये जो नया सवाल आ रहा है आपके पास, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये हमारे पास अब हमारे सिलेबस में S1 और S2 दो स्टैंडर्ड FR2 में ऐड हो रहे हैं नई रिपोर्टिंग के अंदर, IFRS S1 और IFRS S2। सस्टेनेबिलिटी 1 और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल बिजनेस को सस्टेन रखना है तो एनवायरमेंट का ख्याल रखना है, तो उसमें एनवायरमेंटल चीजों को भी हमने देखना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आगे आना शुरू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं जी। फिर कहते हैं मैच नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। सबसे पहले वो कहते हैं एक्सेप्टिंग द फेवर, किसको कंप्रोमाइज कर रही है? इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऐसा है या नहीं? इसका ताल्लुक आपके तीसरे पॉइंट के साथ है। वहां पर जो जो मसले, जो जो आपने कहा था ना ये मसले प्रिंसिपल नॉर्म्स और एथिक्स आपके हिट हो रहे हैं, बिल्कुल वही। रिफ्यूजिंग द फेवर अलाइन विद प्रोफेशनल प्रिंसिपल एंड एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। आप आगे भी लिख सकते हो, CFO का ऑफर करना वो उसके प्रोफेशनल बिहेवियर को कंप्रोमाइज कर रहा है, और CFO का ये कहना वो प्रोफेशनल बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। ICAP ने दो लिखे, आपको CFO का भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको यही तो सबको आते होते हैं। एक्सेप्टिंग द फेवर से क्या होगा? बेनिफिट होगा उसके कैरियर के अंदर। इट कंप्रोमाइज हर प्रोफेशनल इंटेग्रिटी या रेपुटेशन। डन। रिफ्यूजिंग द फेवर क्या होगा? दिस मे बी कैरियर, ये जो इतना कैरियर थ्रेट ही लिख देना आप, इतना मुश्किल बात होती है। सच एज प्रोलॉन्गिंग द प्रोबेशन पीरियड या स्ट्रेन रिलेशन विद द, वो कहता है कि अगर रिफ्यूज कर देते तो CFO के साथ भी ताल्लुकात खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ दो लिखे हैं, आप अपना सारा लिख सकते हैं बाकी चीजें भी जो हमने उसमें लिखा था। टेकिंग अ डिसीजन या कंक्लूजन, तो हमने तो वो याद किया हो ना, वही लिखना है पेपर में। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? AIA should refuse the favor and disclose the finding in her report, और उसके बाद घर चली जाए, यही होना है। Upholding professional ethics, integrity and transparency and critical despite the potential personal risk. This decision ensures accountability and aligns with the broader ethical responsibility and addresses GG harmful practices. लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है ना, उसके कैरियर को भी थ्रेट है और उस कंपनी के बजाते खुद रेप्यूट को भी तो मसला है ना। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए हमें कि जिससे हमारा बैलेंस हो जाए, इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। ये स्पेसिफिक कर दिए, लेकिन बिजनेस के अंदर ना स्पेसिफाई नहीं करते।
पेपर में आप वो लिख सकते हो, क्योंकि वो भी तो ICAP की किताब है, वो कौन सी हमने लिखी हुई, वो भी तो ICAP की किताब का वही सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहां पर ये अगर आप दूसरा भी लिखेंगे ना तो वो गलत नहीं करेगा। और अगर आपने वैसे ही सीक्वेंस में 7 स्टेप लिख दी वैसे वो खुश हो जाएगा, तो कोई तो है रट्टा लगा के आ रहा है। टोटल 4 सवाल है जी, एक सवाल हमारा हो गया ट्रिपल ए। एक सवाल है कि यही प्रोफेशनल चीजें देखनी है, और एक टक्कर भाई साहब है, ग्राहम टक्कर उसका नाम है, कनाडा का ये बंदा है जी। क्योंकि आपको पता है अमेरिका के ना ग्रुप का नाम आता है, बहुत कम होता है कि उस बंदे का नाम है। ये सारी स्टोरी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं। टक्कर भाई साहब कहते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को नहीं देखना बल्कि ज्यादा स्टेक होल्डर को देखना है। टक्कर भाई साहब ने 2 चीजें दी, कहते हैं भाई आपने जो इशू आया है ना, उस इशू का आपने बताना है कि क्या रिजल्ट देखा जाए। कहते हैं 2 तरह से रिजल्ट है, एक कहता है एक एंड पॉइंट रिजल्ट है, उसे बोलते हैं एंड पॉइंट एथिक्स। कहते हैं एंड पॉइंट एथिक्स में देखो, ये देखो कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर को फायदा होना चाहिए। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो सारे लोग जो कंपनी की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें शेयर होल्डर आ जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टर आ जाते हैं, जिसमें डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट आ जाती है, उसके अंदर अवाम भी आ जाती है, पब्लिक भी, मैनेजमेंट भी, सब कुछ आ जाते हैं, जिसका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक है, जिसका कंपनी के होने या ना होने से फर्क पड़ता है। दूसरा वो कहते हैं रूल एथिक्स। 2 तरह की इसने बात बताई है, एक एंड पॉइंट एथिक्स और एक रूल एथिक्स। पेपर में ये सवाल आया हुआ है, एक पहला सवाल एंड पॉइंट एथिक्स की कहता है आप ना ये ना देखो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये ना देखो, ये देखो कि किस डिसीजन से आपके लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर को फायदा होना चाहिए। ये कहता है एंड पॉइंट एथिक्स। और एक होता है रूल एथिक्स। रूल एथिक्स में क्या कहता है ये फायदा किसी का ना देखो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब इसमें ये हो सकता है कि हो सकता है रूल एथिक्स के अंदर स्टेक होल्डर को फायदा ना हो, और ये होता ही यही है। हमारे यहां हमारे बिजनेस में चले जाएं, अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिन कंपनियों वाले होते हैं ये बिजली के बिल ना फिक्स करवा लेते हैं, वो लाइन मैन के साथ मिलके ना, ये देखा करवाया हुआ जिन लोगों ने, वो ना बिजली के बिल फिक्स करवा लेते हैं। अब होता क्या है, वो कहता है जी अच्छा आपको 30,000 बिल आया करेगा, जो मर्जी करे, और आपने हमें 50,000 देना। अब देखिए लाइन मैन का भी फायदा, उस बंद कंपनी का भी फायदा, लेकिन क्या ये एथिकल है या रूल ही ठीक है, एंड पॉइंट रूल। और रूल एथिक्स क्या होता है कि आपने ये नहीं देखना यार फायदा या नुकसान किसका, ये देखें जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसके लिए फिर हो सकता है उससे फायदा ना हो, वो जो जिस बंदे का यहां पर ये नहीं, पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई बिजली की कमी है, लेकिन ये जो दरमियान में प्रॉब्लम्स है ना, ये जब यहां पर हम आए ना, थोड़ा सा चीजों के दोस्तों के साथ मिले, प्लस लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, ये फिर नजर आया ये तो हर दूसरा बंदा ऐसा कर रहा है। ये जो वडेरे हैं ना ये डायरेक्ट उंगलियां लगा लेते हैं, और जो यहां पर छुटेरे हैं ये क्या करते हैं कि बिल फिक्स करवा देते हैं। फिर होता भला क्या है, क्योंकि वो पैसे खा रहा होता है वो लाइनमैन, वो क्या करता है कि एक जब तक वो चलता रहता है ना, जब उसे लगता है ना कि अब मामला कुछ ज्यादा हो जाता है, उस मीटर को डेड करार के ना उनकी जगह नया मीटर लगवा देता है, 4-5 हजार रुपये फीस ले लेता है। अब आप खुद बताएं, मेरे पास एक कंपनी है, अगर मैं हलाल तरीके से वो कंपनी चलाता हूं, मेरे 5 लाख रुपया बिल आ जाएगा। अब मैं उसे 50,000 दे रहा हूं, मेरा बिल 30,000 आता है, मैंने बिल फिक्स करवाया होता है। और ये कोई एक केस नहीं है, कई केसेस है, और मुल्क तबाह होते इसी वजह से। याद रखिए जब जिस मुल्क के अंदर मुआशरती बुराइयां आती है, अब आप देखें इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें, इस्लामिक नहीं उससे भी पहले कोई भी कौम तबाह हुई है ना, वो किसी जगह ये नहीं लिखा होता ये लोग रोजा नहीं रखते थे, ये लोग नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए तबाह हो गए। अगर उनकी तबाही की वजह देखोगे ना तो कोई सोशल इवल होगी,
झूठ, बेईमान, मिलावट, इस तरह की चीजें। और आज जो हमारी अगर कोई तबाही और बेसुकूनी की कोई वजह है, वो सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क में इतनी दुख वाली बात है कि यहां पर हम कहते हैं मिलावट है। आप मुझे बता दें, क्या आप मान सकते हो कि हमारे मुल्क में मिलावट नहीं? तो ये कुरान पाक के खिलाफ जंग है। मैं जब सोचता हूं ना, मैं कहता हूँ ये कैसे हम मुसलमान हैं कि कहते हैं कि हाँ जी मिलावट है, और इवन के दूध लेने जाओ ना तो वो खुद कह देता है थोड़ी मिलावट वाला लेना या ज्यादा मिलावट, खालिस का तो कहता ही नहीं ना। और कुरान पाक में इतनी सख्त आयात है, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। जो कहते हैं ना हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, मानता हूं जा गया, लेकिन इस सेंटेंस का क्या, इस आयत का क्या करोगे? मिलावट करने वाला हम में से नहीं, झूठे पर अल्लाह ताला की लानत है। जो नाप तोल में कमी करता है उसके लिए कुरान पाक में आया हुआ। तो हमारे यहाँ ये चीजें है ही नहीं। हमारे यहाँ डिस्कस क्या होता है, आज भी अगर मैं किसी मस्जिद में चला जाऊं, और अगर मैं किसी ऐसी मस्जिद में चला जाऊं जो सुन्नियों की है, और मैं वहां जाकर रफा यदैन कर लूं, वो मुझे पकड़ लेते हैं। और अगर अहले हदीस की मस्जिद में जाऊं, वहां रफा यदैन ना करूं, वो पकड़ लेते हैं। मुझे आज एक मुसलमान अगर समझाने लगता है ना, तो वो ये कहता है कि जी शलवार कहाँ बांधनी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर है। ये कोई इस्लाम है? वो इस्लाम तो इखलाक है, और इखलाक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एथिक्स। अंग्रेज बेचारे अपनी हर किताबों में एथिक्स पढ़ा पढ़ा के मार रहे हैं, और हमें पहले कह दिया गया आप में से वो बेहतर है जिसका इखलाक आप में से अच्छा है। और इखलाक का लफ्ज सिर्फ नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम, ये इखलाक नहीं है। इखलाक एथिक्स को कहते हैं। आप हर मामले में ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये शो करें, प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आप अपने एक्शन से मुसलमान लगे, ना के नाम से मुसलमान लगे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो जनाब एक तो एंड पॉइंट हो गया, और एक रूल एथिक्स। एंड पॉइंट क्या है? राइट या रॉन्ग ना देखो, ओवरऑल देखो कि ज्यादातर कितने लोगों का, स्टेक होल्डर ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होने चाहिए। और रूल एथिक्स क्या है? राइट रॉन्ग देखो, स्टेक होल्डर का फायदा। ये भी टक्कर भाई साहब ने कहा, और ये टक्कर इतना पसंद है आई कैप को कि इसके 5 क्वेश्चन मॉडल भी पेपर में आया हुआ है, और ये जो 2 रूल्स हैं, इसे कहते हैं वैल्यू जजमेंटल रूल, ये भी आए हुए हैं। अब देखें इसके 5 क्वेश्चन क्या है। कहते हैं आप डिसीजन लेते वक्त ये देखो, क्या ये फायदेमंद है, क्या ये लीगल है, फेयर और राइट। फेयर का मतलब है सोसाइटी के लिए, और राइट का मतलब है जमीर के लिए। फेयर का क्या मतलब है? सोसाइटी के लिए फायदेमंद है, पहले प्रॉफिटेबल है या नहीं, लीगल है या नहीं। देखिए ना, जो ज्यादातर लीगल चीजें होती है ना, वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेही होती है। अब देखना, चोरी करना प्रॉफिटेबल है लेकिन लीगल नहीं है, सोसाइटी के लिए भी ठीक हो सकता है। मैं चोरियां करके अमीरों को लूट के गरीबों को खिलाता हूं, तो ये मेरे ख्याल में फेयर भी है, लीगल तो नहीं है। उसके बाद होता है इज इट राइट। इज इट राइट का मतलब है आपका जमीर तो आपको लानते नहीं दे रहा, मतलब मलामत करना, कि आपका जमीर आपको सेटिस्फाई हो आप इस डिसीजन लेते वक्त, कि आपको ऐसा तो नहीं, रिश्वत लेते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल भी है, और हो सकता है फेयर तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन हमें वो दिल से अच्छा नहीं लगता। फिर वो क्या कहता है, इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब एनवायरमेंटल को तो कोई हार्मफुल नहीं है। तो 5 क्वेश्चन है। इज इट प्रॉफिटेबल, मार्केट वैल्यू, इज इट लीगल, लीगल वैल्यू, इज इट फेयर, सोसाइटी के हिसाब से, इज इट राइट, पर्सनल वैल्यू, और इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल वैल्यू। कहता है ये 5 क्वेश्चन आपने हर डिसीजन में देखने। मैं आपको एक सवाल कहता हूं, सवाल में ये था कि जनाब एक गवर्नमेंट की जगह थी और वहां पर स्कूल बनाना था। वहां पर ये अगला सवाल भी हम वही करने लगे हैं, लेकिन क्योंकि खाली जगह पड़ी थी, अभी स्कूल नहीं बना था, तो हमने वहां पर अपना वेयर हाउस बना लिया। अब उस वेयर हाउस से क्या फायदा, या हम कह देते हैं फिलहाल जो यहां पर पाकिस्तान में ज्यादातर होता है, डेयरी फार्म बना लिया। अब उस डेयरी फार्म से लाखों लोगों को हम दूध देते हैं, वहां के इलाकों को खालिस दूध प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पहली बात, इज इट प्रॉफिटेबल?
बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। इज इट लीगल? लीगल नहीं है, क्योंकि हमने एक गवर्नमेंट की जगह पे। फिर आगे, इज इट फेयर? यहां पर दो हिस्से हैं। दूध, खालिश दूध प्रोवाइड करना तो सही बात है ना, फेयर है, लेकिन एक स्कूल ना होना ये भी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। फायदेमंद भी है और हार्मफुल भी है। फिर इज इट राइट? राइट तो लगता है, क्योंकि अपना काम है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम ना दो नंबरी दिखा जाएंगे तो। फिर आगे, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि डेयरी फार्म से आप एक वहां पे लोगों को एक चीज प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा, वहां की हो सकता है कुछ चीजों का, जैसे जहां पर ये जानवर वगैरह होते हैं ना, वहां पर कुछ जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो कम होते हैं। खास तौर पर ये जानवर का जो गोबर होता है ना, ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहां से फसलें अच्छी होती है। तो ये यहां से भी वहां के लोगों को एक फ्री में जानवर का गोबर मिल रहा है, वो भी उनके लिए फायदेमंद है। हाँ जी। ये तो ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता दिया। अब यहां पर देखें कि पेपर में ये दो सवाल आते हैं, यहां से एक अलग से सवाल आएगा, उस पर 5 क्वेश्चन आपने अप्लाई करने हैं। यही 5, प्रॉफिटेबल है, लीगल है, फेयर है, राइट है, और एड में देखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल के हिसाब से। ये 3 बातें, ये पता नहीं वो कैसे सवाल में पूछेगा। सबसे पहले वो कहते हैं जब भी कोई इशू आता है ना, आपके दिमाग में पहले दफा एक हल न आता है, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। जब भी आपके दिमाग में, जैसे आपको भूख लगी है, आप कहोगे अच्छा फ्राइज खा लेते हैं, फिर पता चलता मेरे पास तो पैसे ही नहीं, फिर आप रीथिंक करते हो। पहली दफा जो सॉल्यूशन दिमाग में आता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, कोई भी इशू हो। फिर जब आप थोड़ा और सोचते हो, रीथिंक करते हो, उसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। चलो जी, अच्छा आपने कहा जी किसी दोस्त से मांग लेते हैं पैसे, अब वो भी तो आपकी दोस्त है, हो सकता है उन्होंने पैसे नहीं दिए, चलो मामला ये हो कि अच्छा फ्राइज के अलावा कुछ सोचते हैं, उधार करवा लेते हैं। मतलब आप डिफरेंट अल्टरनेटिव सोच रहे हो, इसे बोलते हैं फिर अल्टरनेटिव एक्शन। कोई भी मसला है, पहली दफा जब उसके बारे में सोचते हो, जो पहली दफा सॉल्यूशन आता है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, फिर दोबारा उसका सोचते हो, एक मॉडल या एक प्लान करते हो, मैनेज करते हो, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, और फिर बार बार सोचते हो, तो फिर आपके सामने आते हैं अल्टरनेटिव एक्शंस। ये इसमें ये लिखा हुआ है। वो कहता है जनरली it happens that the problem have we immediately think an obvious course of action that come first to our mind which is termed as first order thinking। हो सकता है पेपर में उसे कोई सवाल ही ना मिल रहा हो इसमें से, वो आपसे पूछे जी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है। The model lead us to creative problem solving involve second order thinking। Model leads us, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग से जब सोच लिया फिर दोबारा सोचा, अच्छा इसके ऊपर कोई रूल या कोई मॉडल या कोई चीज अप्लाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। फिर इन सेकंड ऑर्डर थिंकिंग वी रीथिंक द फैक्ट्स, रीफ्रेम द प्रॉब्लम, क्रिएट मोर देन वन कोर्स ऑफ एक्शन। फिर अल्टरनेटिव एक्शन की बात आ जाती है। वैल्यू जजमेंट में जनाब एंड पॉइंट और रूल एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं इसे, या एंड पॉइंट एथिक्स। ये पेपर में आपको सवाल आया हुआ है। कितना आसान सवाल था, इसका इतना ही जवाब है बस, ये यहां तक। और ये बात वही लिखी हुई है, ये ऐसे ही ना उसने कहानी सुनाई हुई है। कहता है जोहन स्टुअर्ट मिल सेड दैट टू डिटरमिन वेदर एन एक्शन इज राइट और नॉट, one must concentrate on its likely consequences, the end point या end result। कहते हैं राइट और रॉन्ग को डिटरमिन करने के लिए ये लाजमी देखना है एंड रिजल्ट क्या है, और वो एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? रूल्स को फॉलो करना चाहिए या ज्यादातर स्टेक होल्डर का बेनिफिट देखना चाहिए। ये वही दो थ्रू यूटिलिटेरियनिज्म जो भी है। एंड पॉइंट एथिक्स, one seeks the greatest benefit for the greatest number of stakeholder। ज्यादा फायदा ज्यादातर लोगों को होना चाहिए। कहते हैं एंड पॉइंट एथिक्स में ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉडल इज डायरेक्टेड टू सी दैट द प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन। कहता है आप ये नहीं देखेंगे राइट या रॉन्ग, क्या देखेंगे? यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन बिफोर एनालाइजिंग इट ऑन ग्राउंड ऑफ रूल्स एंड एथिक्स। कहते हैं उनको रूल्स और एथिक्स के तराजू में तोलने से पहले क्या देखना है? एंड रिजल्ट देखना है, यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन देखना है। और आगे उसने एग्जांपल लिख दी कि एक बिजनेस प्रॉब्लम है जिसमें वो कहता है जी 5 बॉक्सेस चार्ट हैं, आपने सिर्फ बड़े बॉक्स को नहीं देखना बल्कि क्या देखना है? सारे बॉक्सेस को देखना है, ये सारे लोगों का फायदा देखना है। ये ऐसी उसने एक एग्जांपल बनाई है, यू माइट जनरेट सम क्रिएटिव अल्टरनेटिव which might not come to mind only to corporate box is considered. It will take courage for every business enterprise to make ethical shift for a sustainable future, but some can and are leading the way. लेकिन ये कहता है कि कोई ना कोई रूल या एथिक्स होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल सबसे ज्यादा काम क्या देखना है? बेनिफिट देखना है जो ज्यादातर लोगों का आ रहा है। एथिक रूल्स 5 बातें। The rule ethics intends to follow the duty and norms. Rights, obligations देखी जाएंगी किसकी? उस प्रॉब्लम में। The intended decision is assessed on the basis of law, company policies, professional code of ethics. मैंने क्या आ गया? अब इसमें क्या कह रहे हैं? उसने यूटिलिटी की बात ही नहीं की। क्या बात कर रहा है? ऑब्लिगेशंस, राइट, प्रिंसिपल्स, लीगल। It appears easier to see that the decisions as right या wrong on the basis of its legal value. But all legal right decision may not produce social, personal value of ethical decision. कहता है हो सकता है कि सारे legal decision वो socially या personally या ethically ठीक ना हो। जैसे suppose that एक बंदा कत्ल करता है, अब रूल तो ये दूसरे को कत्ल कर दिया जाए। अब दूसरे को कत्ल करना भी तो इतनी आम सी बात नहीं नजर आ रही ना कि चलो एक बंदे से तो गलती हो गई, अब लॉ तो यही कहता है कर तो कत्ल। अब उस बंदे के लिए तो बेनिफिट नहीं है ना, उस फैमिली के लिए जिनको कत्ल किया जा रहा है, और हो सकता है उसने किस बुनियाद पर कत्ल किया था। तो वो कहता है कि आपने, ये जरूरी नहीं है कि सारी लीगल जो डिसीजंस हैं वो मे नॉट प्रोड्यूस सोशल पर्सनल वैल्यू फॉर एथिकल, देयरफॉर द एनालिसिस इज स्टैंडर्ड मोर मोरल प्रिंसिपल्स virtues to have all inclusive। कहते सारी बातें कंसीडर करो लेकिन फिर भी देखना क्या है? प्रिंसिपल, नॉर्म्स, एथिक्स। और ये पेपर में सवाल आया हुआ है मेरे ख्याल में 2 अटेम्प्ट पहले, तो ये उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड का है, वैल्यू जजमेंट में टक्कर मॉडल ने एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स के बारे में क्या बात बताई। ठीक है, इसके टोटल मैंने 4 सवाल किए, ये 2 हो गए। तीसरा सवाल ये है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन मॉडल अप्लाई करते हैं। ये तीसरा सवाल है इसका, और चौथा सवाल इसकी शुरू में वो कल हमने पढ़ना है, आज इसका कल इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। और इसमें ट्रिपल ए मॉडल तो आपको ना याद ही करना पड़ेगा, एक दफा वो 7 स्टेप याद करने पड़ेंगे और टोटल 3 सवाल करने पड़ेंगे। टक्कर मॉडल के अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में इतने दफा सवाल आया, यानी एक दफा ट्रिपल ए मॉडल आ गया, एक दफा ये एंड पॉइंट और रूल एथिक आ गया, एक दफा मेरे ख्याल में वो एथिक्स 2 दफा शायद, एक दफा, और टोटल अभी तक ये 7 दफा पेपर हो गया। तो 3 या 4 क्वेश्चन टक्कर मॉडल के ही हैं। तो टक्कर मॉडल के एक सवाल तो हम ये कर लेते हैं एज इट इज, और बाकी सारे पास पेपर के कर लेते हैं, काफी है। चले जनाब, ये सवाल में देखते हैं। वो कहता है कि आपने इसके ऊपर एप्लीकेशन लगानी है टक्कर मॉडल की। ठीक है, ये अगर बंद करनी है तो वो लाइट बंद कर दें ताकि ना ये अपीयर सही हो। ये शुरू वाले सेकंड के ना शुरू वाले 2 बटन मार कर, हाँ ये 2 ही बेहतर हो गया कुछ। चलो नहीं भी हो तो गुजारा करें। अच्छा, ये ना साथ साथ पढ़ना है क्योंकि मैंने आपसे ना वो 5 क्वेश्चन अप्लाई करवाने हैं। 5 क्वेश्चन कौन से हैं? इज इट प्रॉफिटेबल, लीगल, इज इट फेयर, इज इट राइट, और इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लफ्ज है। जो वो आगे लीगल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो तो उसके नाम से के साथ ही है। सॉरी, इज इट राइट पर्सनल वैल्यू,
कि आपका जमीर क्या कहता है कि जो डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है या नहीं। सेफ स्टोर लिमिटेड इज द कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग वाइड रेंज स्टोरेज सर्विसेज। एसएल एक कंपनी है जो स्टोरेज सर्विस देती है। ये स्टोरेज सर्विस वो जो आप चीजें वेयर हाउस टाइप टू अदर कंपनीज। 2 years ago SL rented a property for 10 years in a small city। एक छोटे से शहर में उसने 10 साल के लिए रेंट पे एक जगह ले ली, which is surrounded by agriculture land, जिसके इर्द गिर्द एग्रीकल्चर लैंड है। It built a warehouse having humidity, light, temperature control system, मतलब एक अच्छा वेयर हाउस बनाया। It also had some sterilized sections to store fresh pulp of fruit. This storage facility significantly helped the villager to store and preserve their produce। ये सोशल वैल्यू तो बड़ी बेस्ट जा रही है। ऐसा ही है ना, उन्होंने एक वेयर हाउस बनाया, वहां पर वो जो 7 फसलें हैं ना सारी, वो अपने फ्रेश पल्प और फ्रेश चीजें स्टोर कर सकते हैं। और अगर वो स्टोर नहीं कर सकते तो एक एनवायरमेंटल इशू आ सकता है, सब्जियां खराब हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े मक्खियां गंदगी बदबू पैदा हो जाएगी, तो एनवायरमेंटल इशू को भी ये सिक्योर कर रहा है। यहां पर पता चल रहा है ना, एनवायरमेंटल इशू को वो सिक्योर, तो इसका मतलब है प्रॉफिटेबल भी है, वो तो होता ही होता है हर काम, प्रॉफिटेबल भी है, लीगल अभी नहीं बात हो रही, और सोशल वैल्यू भी है, इज इट, और एनवायरमेंटल वैल्यू भी है। 3 चीजें हैं, राइट है या नहीं है वो बाद में देखते हैं, और लीगल है या नहीं है वो बाद में देखते हैं। रिसेंटली लोकल कोर्ट टुक नोटिस ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ एमनेस्टी प्लॉट ऑफ द लैंड इन द सिटी and issued an order to authorities to demolish all unauthorized construction and recover the land। ये एक कोर्ट से नोटिस आया कि भाई जो जैसे अभी ये जो मरियम नवाज ने गिराना शुरू कर दी चीजें कि जहां पर भी अनऑथोराइज्ड चीजें उनको गिरा दो, उठा दो, मार दो, तो कहते हैं कि ये नोटिस आ गया। SL थ्रू 30 days demolition law, इसको भी मिल गया। एट द स्टोरेज फैसिलिटी डिस्कवर दैट, उसको एक नोटिस मिला है कि भाई साहब 30 दिन के अंदर आप जगह खाली करें। वो कहता है डिस्कवर दैट द प्रॉपर्टी दे रेंटेड आउट वाज इलीगली कंस्ट्रक्टेड ओवर द प्लॉट ऑफ लैंड ओरिजिनली अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। कहते हैं जिस जगह आपने वेयर हाउस बनाया हुआ है ना, वो तो स्कूल की जगह है, और मजे की बात है वहां के वडेरे वो रेंट पे दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में हमने सारी गवर्नमेंट जमीन पे कब्जा कर लिया, हमने से मुराद है हमारे गांव के लोगों ने। वहां पर अब वो चक है ना, तो चकों के अंदर ना अंग्रेजों के बने हुए हैं, उन्होंने पोस्ट ऑफिस की जगह रखी हुई है, वहां पर पहले तालाब होते थे, वहां पर जानवरों के लिए पानी पिलाने के लिए, अब तो वो जगह खत्म होगी, उनके लिए अलग जगह थी, वो हर हॉस्पिटल की हर तरह की जगह थी, गांव में जरूरत ही नहीं होती थी। वहां के जो वडेरे होते हैं उन्होंने वो जगह बेच दी और आगे लोग रहने भी लग गए, सारा कुछ हो गया। अब वो जगह कोई हॉस्पिटल में बैठा है, कोई स्कूल में बैठा है, कोई तालाब में बैठा है, लेकिन उनको खुद को पता भी नहीं है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, एप्लीकेशन दे दिला के वो लोगों ने अपने नाम करवा दिया कि यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी है कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो फिर खरीदी हुई है चीजें। यहां तक केस समझ लग गया, हमने वेयर हाउस बनाया हुआ है, हमने रेंट पे ली हुई है 10 साल रेंट पे, गवर्नमेंट ने कहा जी 30 दिन का नोटिस है, घर जाओ। आगे द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ओनर था ही नहीं, जो बना हुआ था, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्ट अ स्मॉल स्कूल ऑन अबाउट 30% ऑफ द लैंड एंड द रेस्ट ऑफ द लैंड बिल्ट अ बल्क स्टोर स्ट्रक्चर। लो जी, वो इतना भी बेईमान नहीं है, उसने 30% जगह पे स्कूल बनवाया हुआ है और बाकी के ऊपर क्या किया हुआ है उसने, वो बल्क स्टोर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कहते हैं एसएल स्टोरेज फैसिलिटी वाज बिल्ट इन द सेड स्ट्रक्चर, वो 70% एरिया पे वहां उसका स्टोर है। द डिमोलिश नोटिस शॉक्ड द मैनेजमेंट ऑफ एसएल एज डिमोलिश इन 30 days कैन कॉज सस्टेनेबल लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबल तो ये नहीं है अगर वो फॉलो करता है। कॉस्ट ऑफ डैमेजेस टू क्लाइंट, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग द रिकंस्ट्रक्शन। कहता है जैसे ही नोटिस मिला 30 days के अंदर अब एक नया वेयर हाउस तैयार करना, क्लाइंट खराब हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डैमेजेस आएंगी, जैसी बात है नई चीजें तैयार करना, सारा कुछ खराब हो जाएगा।
यू एज CFO, अब आपकी बारी आ गई, यहां से आपका काम शुरू हो गया, पहले सारी केस था। CFO of SL informed the CEO that in order to minimize the accepted losses, SL need at least 1 year to properly plan reconstruction and shifting. CFO ने CEO को कहा कि यार 30 दिन में नहीं होना, अगर सही तरह से काम करना है ना तो कम से कम हमें 1 साल लग जाएगा, जिससे हमारा लॉस कम से कम आएगा। आगे वो कहता है SL on the instruction of CEO, अब ये बाबा शुरू हो गया। You met with the lawyer and discussed the way out. Lawyers reviewed the facts and case and concluded that this is the lost case for the owner of the, कहता है ये केस आप हार जाओगे, ऑनर भी हार जाएगा क्योंकि स्कूल की जगह है। वो कहता है whereas SL as a tenant may become aggrieved party and can file appeal for 1 year notice time। कहता है एक केस काम हो सकता है क्योंकि आपका तो कसूर है ही नहीं, आप गवर्नमेंट को नोटिस यानी वो कहो कि मुझे 1 साल का टाइम दें, मैं उसके बाद जगह खाली कर दूंगा ताकि डैमेजेस कम से कम हो सके। कहते हैं however he was opinion, वो कहता है कोर्ट का ओपिनियन भी बता रहा है। कहते हैं however he has opinion that court is likely issue stay order in first hearing but will conclude case within 1 month। कहता है वो आपको ना दे देगा, अगली डेट दे देगा, फिर 1 महीने के अंदर अंदर ना उसने फाइनल फैसला सुना देना है। इससे मामले में यही होता है। इट इज लाइकली दैट कोर्ट वुड नॉट अलाउ मोर देन 3 मंथ। कहते कोर्ट आपको 3 महीने से ज्यादा टाइम, अब 30 दिन तो उसने पहले दे दिए थे, चलो 3 महीने हमें टाइम मिल जाता है। तो ये एक वकील ने हमें बताया, वो कहता है ही प्रपोज सम स्ट्रेटजीज, या वकील साहब के काम चेक कर, can possibly delay the construction of the case and resultantly demolish for 6 months। कहता है एक हो सकता है कि आप ना कुछ डिले हो सकता है कंक्लूजन आते वक्त। मतलब क्या डिले हो गया, बंदा बीमार है आ नहीं सकता, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बंदा बाहर चला जाता है, कोई ना कोई बहाने बनाकर कहता है 6 महीने तक का टाइम मिल सकता है। You notice that these strategies include adjournment request on false medical grounds, exaggeration of the cost damage to clients and showing overestimated time cost of shifting reconstruction। कहता सारी एक गलत रिपोर्ट बनाकर पेश करो, कुछ मेडिकल इश्यू बताओ, कुछ कॉस्ट ज्यादा बनाओ, कुछ एग्जैजरेट करके मतलब हेर फेर के चीजें खराब करके एक रिपोर्ट पेश कर दो। तो क्या ये लीगल है? ये लीगल, वो जो नोटिस देना यानी अप्लाई करना एज एन एग्रीड पार्टी कि मुझे 1 साल दे दो, वो लीगल है, लेकिन ये फॉल्स रिपोर्ट देना ये लीगल, क्या ये फेयर है? फेयर है। फेयर मतलब क्यों है? क्योंकि अगर आपका वेयर हाउस चला गया ना तो लोग अपनी सब वो फ्रूट कहां रखेंगे? सोशल वैल्यू की बात कर रहा हूं, सोसाइटी के लिए आपका वेयर हाउस सही है, वो 30 दिन के अंदर अंदर वो बेचारे क्या करेंगे, इतनी जल्दी कोई नया वेयर हाउस भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद वो कहता है कि यू आर प्रिपेयरिंग यूर रिकमेंडेशन फॉर CEO ऑन लॉयर्स एडवाइस। आपने लॉयर्स के कहने पे, लॉयर्स ने आपको क्या कहा कि भाई आपको मैक्सिमम 3 महीने मिल सकते हैं अगर आपने सच्ची सच्ची काम किया था। हाँ 6 महीने तक काम हो सकता है अगर आप मेरी झूठी रिपोर्ट वगैरह बनाकर पेश कर दी तो। अब हमने सबसे पहले देखना है कि आपने ये बात को कंसीडर करके काम करना है। क्या लॉयर की एडवाइस प्रॉफिटेबल है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये लीगल है? लीगल नहीं है। क्या फेयर है? फेयर तो है। सोशल वैल्यू देखनी है ना, सोसाइटी की वैल्यू देखनी है, राइट है या नहीं है? एज अ CFO झूठ बोलना गलत बात है। तो सही यही है कि आप ऐसा करें कि नोटिस दें, कोशिश करें कि अपने आप को मजलूम शो करके गवर्नमेंट से ही टाइम। क्या ये एनवायरमेंटल है? ये एनवायरमेंटल है, क्योंकि अगर जगह वो खत्म हो जाएगी तो सब्जियां लोग ऐसे फेंक देंगे, कीड़े पैदा हो जाएंगे, वो सारी चीजें मक्खियां आ जाएंगी, वो लोग बीमार हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज गलत है, लीगल, और बाकी ऑलमोस्ट ठीक है। तो जी ये टक्कर के सारे टक्कर के जवाब। सबसे पहला क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है,
इज द फॉलोइंग लायर्स एडवाइस इज प्रॉफिटेबल। अच्छा, ये और ज्यादा सवाल इंपोर्टेंट होता है कि उसने पूछा क्या है, इस चीज का ख्याल। उसने पूछा है कि जनाब ये जो एडवाइस दी है ना लॉयर ने, उसके बारे में बात करो। ये ना फिर आप अपना पूरा केस डिस्कस करते रहे। इतनी बड़ी कहानी में सिर्फ एडवाइस आपने डिस्कस करनी है। हाँ जी, इज इट प्रॉफिट। अच्छा, ये भी दूसरी बात कि आपने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जरा सोचना पहले। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, इट को डिले डिमोलिशन फॉर 6 मंथ। बिल्कुल प्रॉफिटेबल है ना, वो जितना डिले हो सकता है सारा प्रॉफिटेबल है। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द विल्जर, क्योंकि उनके पास फूड प्रिजर्व करने के लिए टाइम मिल जाएगा। इट विल डिले द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन इन द स्कूल विच इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी। कहते हैं स्कूल डिले होना वो शायद प्रॉफिटेबल, कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल है, विल्जर के लिए भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि स्कूल डिले हो जाए। मेन 6 महीने की बात कर रहे हैं। कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, ओके, विल्जर के लिए प्रॉफिटेबल है, ओके, लेकिन सोसाइटी के लिए वो जो स्कूल ना होना वो प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर क्या उसकी जो लीगल एडवाइस है, अब लीगल एडवाइस दो है। एक तो वो कह रहा है ना कि आप 3 महीने तक हो सकता है आपको टाइम, एग्रीड पार्टी, और दूसरा वो क्या कह रहा है, फॉल्स, वो लीगल नहीं है। कहता है ट्राइंग टू गेन टाइम फॉर शिफ्टिंग मे नॉट बी इलीगल थ्रू द स्टोरेज ऑफ फैसिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड ओवरऑल इलीगल। कहता है प्रेजेंटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन इज इलीगल। कहता है डिले करने के लिए अप्लाई करना इलीगल नहीं है, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन देना। फिर एग्जैगरेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में नॉट बी क्लियरली, कहता है वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना वो ज्यादा से ज्यादा शो करना। वो कहता है कि वो उसको देख लेंगे, अच्छा उसको जज कर लेंगे, अच्छा ये ठीक है या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स गलत देना ये इलीगल है। फिर उसके बाद कहते हैं क्या फेयर है या नहीं, किसके लिए फेयर है और किसके लिए फेयर नहीं है, सोसाइटी के लिए देखना है ना हमने। Trying to gain time to shifting the fare for the tenant. Early demolish will be disproportionate burden on the tenant. Struggling for extension in the notice period is fair with the villager B, or extension for 6 months will be unfair with the youth of the city who as now go to bigger school if built over the property। कहता है कंपनी के लिए भी फेयर है, टेनेंट्स के लिए, विल्जर के लिए भी फेयर है, लेकिन वही बात जो लोगों ने स्कूल जाना है जिनके लिए स्कूल नहीं है उनके लिए फेयर नहीं है। हाँ जी 30% पे है ना, लेकिन उन्हें एक बड़ा स्कूल चाहिए। अब ये आपकी बात है। It is not right for you being responsible to promote the legitimate objective of your employer to recommend any strategy that has any illegal element। कहता है ये आपके लिए ठीक नहीं है कि सीईओ को बताओगे यार ये ना इस तरह वो कह रहा है और हम ऐसे कर लें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी गलत बात कहेंगे तो वो ठीक। लास्ट आ गया सस्टेनेबल। The extension in the notice period will be proved sustainable for the fruit farms in nearby villages and will encourage farming which is good for the environment। Got it? अब ये सवाल देखेंगे 2 से 3 सवाल अगर आप ध्यान से और शौक से कर लोगे ना तो ये सवाल आपके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा 3 सवाल हमारे हो गए हैं, अब सिर्फ एक सवाल रह गया, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे मंडे को, और मंडे से मुराद ट्यूसडे, और बुध वाले दिन देखते हैं कि क्या करना है छुट्टी के बाद। बुध को तो क्लासेस है, नॉर्मल क्लासेस। जी बिल्कुल 5 अप्लाई करना जरूरी है। हाँ अगर नहीं होगा ना तो आपने हेडिंग देनी है और आपने ये कहना है कि इसके अंदर वो सिचुएशन डिस्कस नहीं हो रही। हेडिंग सबकी देनी है 5 की। अगर सपोज दैट यहां पर कोई लीगल इशू ही ना होता तो हमने ये कहना देयर इज नो लीगल इशू इन दिस केस। यह हो सकता है एनवायरमेंटल इशू ही ना होता, ऐसा हो जाता है कि किसी जगह एनवायरमेंट की बात ही नहीं हो रही होती, तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये अगला सवाल है इसमें शायद एनवायरमेंटल इशू नहीं है,
तो आपने कल के लिए ये सवाल कर लेना और एक ये सवाल कर लेना, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करेंगे।